मध्य अरावली, सिंधु और गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक उदाहरण है कि सिंधु और गंगा जब चली है तो दोनों के बीच में अरावली नाम का पर्वत पड़ता है। और अरावली यही पर्वत है जो दोनों नदियों को अलग कर देता है। एक साइड से सिंधु नदी बहती है, एक साइड से गंगा नदी है। गंगा बोले सिंधु और गंगा सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई भी मतलब परीक्षा के लिए अगर चाहो तो बढ़िया ही है कि गंगा और सिंधु नदी को दो धाराओं को अलग करने वाले पर्वत का क्या नाम है? और अरावली एक पर्वत का नाम है जो कि गंगा और सिंधु नदियों के बीच दो धाराओं को दो भागों में बांट देता है। अरावली नगर गंगा और सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। ठीक है, एक साइड से सिंधु नदी बहती है, एक साइड से गंगा। इन दोनों के बीच में अरावली पर्वत है। समझ रहे हो? बसा हुआ, इस पर कुछ मानव जाति भी इस पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब कि अरावली से लेकर सुंदरबन तक जितना डेल्टा बना हुआ है, यहाँ से लेकर 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी ढाल 1 मीटर या 6 किलोमीटर की दर से सुंदरबन की तरफ घटता जाता है। अब इसकी जो ढाल है ना, एकदम सीधा से घटता चला जाता है। सुनाइए। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा सिंधु तो हो गई जा। अच्छा, क्योंकि मुख्य नदियां हैं हिमालय की। हिमालय की 3 ही वो मुख्य नदियां हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु के बारे में पता चल गया, गंगा के बारे में पता चल गया, अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र के। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत देश में वहां पर मानसरोवर झील है, उसी झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 से भी अधिक, 2900 किलोमीटर से भी अधिक है। पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की भांति भारत से बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है और निकलने के बाद सिंधु नदी की तरह ये बहती है भारत से बाहर। और बहने के बाद भारत में प्रवेश करने से पहले यू आकार की घूमती है। अब घूमकर यहाँ से इसे आई, यू आकार के से घूमकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की है। अरुणाचल प्रदेश में कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जिस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश की है, अरुणाचल, उस जगह को दिहांग कहते हैं। जिस प्रकार से मेघना नाम बताया था, जिससे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने जा तो गंगा बन गई। सुने हो ना? उसी प्रकार से इसका क्या नाम देना? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जहाँ प्रवेश की है, जिस जगह से, उसी को दिहांग नाम दिया गया है। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, इन्हीं का नाम पड़ गया बूढ़ी दिहांग। असम के जब समीप पहुंचने, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। दिसांग, कपोली, लोहित, केनूला और अन्य सहायक नदियां दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इस नदी में बूढ़ी गंगा
जिसे बूढ़ी गंडक बोलते हैं। चलिए बूढ़ रहा का उसमें। बूढ़ी नमेर बूढ़ी गंडक, फिर दिसांग, दिसांग नाम की नदी है। उसके बाद कपोली, लोहित, केनूला और अन्य ऐसी नदियां आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई हैं। ठीक, हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुवनश्री, कमेंग, धनश्री, मानस, तीस्ता नदियां आकर फिर मिल गई है। हिमालय से आकर मिलने वाली ये सब हिमालय से निकली है, हमारे आकर कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत बताए हम। एक शीत और शुष्क प्रदेश क्षेत्र है जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत से होकर गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे निकलती है, इन्हें मिलती है, तो इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ यह गुंफित होकर अनेक दियारा को जन्म देती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर अलग बगल के क्षेत्र में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम और बंगाल में भारी जान माल की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। यही ब्रह्मपुत्र नदी का परिचय।